Hello students. So today's topic is in chemistry chapter 6 standard 8 ICSE board. As you can see chapter का नाम है केमिकल रिएक्शन. ओके और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. बेसिकली हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. ओके और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है. आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप ऑफ केमिकल. हम ऑल्सो आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट ऑक्साइड्स एज बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल. ऑल्सो वी will be able to explain the effect of heat on oxides of some metal. So let us begin. What are chemical reaction? हम अपने डे टू डे लाइफ में आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो केमिकल रिएक्शन बताने से पहले मैं फिजिकल रिएक्शन भी आपको बताना चाहती हूँ. हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. फिजिकल रिएक्शन में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं. ओके बट केमिकल रिएक्शन में इनसाइड जो अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का, वो पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलके वाटर बनता है. अब वाटर अगर अलग अलग स्टेट में मिले, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके पानी बनाना, वो उसका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ. तो इस चैप्टर में हम बैलेंसिंग भी सीखें. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बैलेंसिंग पहले भी बहुत बार सिखा चुकी हूँ, आज भी सिखाऊंगी. खैर रिएक्शन लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट में, मतलब एक रिएक्शन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये है H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, राइट. ये जो पार्ट को जो रिएक्ट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो एरो के इस तरफ होता है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड की तरफ, वो हम प्रोडक्ट कहेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, गुड. अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं. बैलेंसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ जितने उसके एलिमेंटल फॉर्म में, या कितने उसके कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ के हाइड्रोजन सेम टू सेम है कि नहीं, चेक करना ज़रूरी होता है. जैसे कि हम पहले लिख लें, पहले हम एलिमेंट्स लिखो, फिर यहाँ पे लिख दो रिएक्टेंट साइड वही एलिमेंट कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं. ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है. तो एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है. तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है. लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 1 ही है. क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है. इस वजह से क्या हम ऑक्सीजन को इधर 2 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. इस वजह से अगर हमें इसको 2 करना है तो हम यहीं पे लगा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा सकते. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, राइट. लेकिन जब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाता ना, ऑक्सीजन 2 हो गए. लेकिन हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 जो है, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, कभी भी स्टार्टिंग लेटर में अगर हम लिख दें, स्टार्टिंग में नंबर डाल दें, मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों टर्म से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी. तो हाइड्रोजन 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4. इस वजह से यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 बन जाता है. अब चेक करो ओवरऑल रिएक्शन क्या बैलेंस है. देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया. तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लगा दिया, प्रोडक्ट साइड पे 2 था, वो ऑटोमेटिकली 4 बन गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटू 2 कर दिया था, तो यहाँ पे 4 होगा. तो ये सब मत लिखो यहाँ पे. तो सर जो करना है पहले यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दो, जज करने के लिए कि किसको हमें कितना बैलेंस करना है. तो बैलेंस यहीं पे करना है. 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2. तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस. चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं. तो एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगी. जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. जब भी गैस होगा तो एरो ऊपर की तरफ दिखाएंगे, प्रेसिपिटेट होगा तो एरो नीचे की तरफ. ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे पहले एलिमेंट लिखोगे, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है. ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे जिंक कितना है? 1 है. प्रोडक्ट साइड पे 1 है. रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है. प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है. क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1 है.
और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन अल्वेन, हमेशा याद रखो जब भी बैलेंस करो, ये नोट करो आप लोग, जब भी बैलेंस करो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन, देखो नहीं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो ये याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है, लेकिन पहले दूसरे मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस कर लो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल को पहले बैलेंस करो, जैसे मैंने कहा मेटल बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है मैम, एक एक है दोनों तरफ। नॉन मेटल कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है और हाइड्रोजन, तो पहले क्लोरीन को देखो, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यस और नो। क्लोरीन को बैलेंस करने के प्रोडक्ट साइड पे कम है ना क्लोरीन, तो जब मैं यहाँ पे 2 लगाने से हाइड्रोजन भी तो क्या बन गया 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाँ है ऑलरेडी है। तो ओवरऑल रिएक्शन अब चेक करिए बैलेंस है क्या नहीं, देखिए जिंक 1 जिंक 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस हुआ, ओके गुड। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो, ओके। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, हर रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होते हैं कुछ में नहीं, ठीक है। तो जो रिएक्शन में मतलब बेसिकली एक रिएक्शन में क्या क्या होता है ये वो बता रहे हैं, कभी गैस इवॉल्व होता है, गैस लाइक हाइड्रोजन, और गैस का एरो ऊपर की तरफ, ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो सकता है, ओके। कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे कॉपर कार्बोनेट पहले ग्रीन था, जब मैंने इसको हीट किया, मैंने नहीं या किसी ने भी हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन जाता है, यानी कलर भी चेंज होता है। प्रेसिपिटेट जैसे मैंने कहा, प्रेसिपिटेट एक गाढ़ा गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन करने पे गाढ़ा गाढ़ा से इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाता है, यानी कि वो घुलता नहीं है लिक्विड में। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है AgCl, सिल्वर नाइट्रेट और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि एकदम कड़ी, एकदम दही नहीं, अंडे की जर्दी जैसे दिखती है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को, अंडे की जर्दी को अगर पानी में डालो घुलेगा क्या, नहीं, उस तरह आप इमेजिन करो। प्रेसिपिटेट वैसे दिखता है, उसका एरो नीचे की तरफ होता है, गैस का एरो ऊपर की तरफ होता है और प्रेसिपिटेट्स के एरो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट है तो उसका एरो देखो नीचे की तरफ है, ओके। इसी तरह हम अब जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ कलर और फिजिकल चीज़ें चेंज होती केमिकल रिएक्शन में, अंदर से भी चीज़ें चेंज होती है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट भी हो जाता है, चेंज ऑफ कलर भी हो जाता है। चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली जैसे सल्फर और ऑक्सीजन है, पहले देखो सल्फर सॉलिड था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन दोनों मिलके फिर क्या बने, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि खुद है क्या है, गैस है। और एनर्जी चेंज भी होती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर रहे थे तो उनके साथ साथ हीट रिलीज हो जाती है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा वो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस रिएक्शन में हीट लिया जाएगा ये इसीलिए हीट, देखो यहाँ पे प्लस हीट हुआ है तो प्लस हीट जो है इस तरफ जाके क्या है, प्लस टेम्परेचर इधर जाके माइनस होगा, वो बात अलग है, लेकिन इस रिएक्शन में हीट ली गई है और इस वजह से ये एंडो मतलब ली गई है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का प्लीज आप लोग डिफरेंस जरूर पढ़ना। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, क्या कंडीशन है भाई, एक दूसरे से कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर मुझे पानी और आटे को मिक्स करना है और आटा गूंदना है तो क्या मैं पानी और आटा दूर दूर रखूंगी, नहीं ना, कांटेक्ट में लाऊंगी ना, तभी तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कांटेक्ट इन सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में उसको प्रिपेयर करना है उसको भी मिक्स करना होगा। हीट देना भी, हीट से भी हो जाता है रिएक्शन, लाइट से होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे आगे। अगर हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट डालोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। प्रेशर भी दे दो किसी चीज़ पे, अगर प्रेशर लगाओगे, जैसे नाइट्रोजन एक गैस है ना, उसको प्रेशर लगा के हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, जैसे ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर मैं प्रेशर लगाऊंगी सारे करीब आ जाएंगे। तो करीब आने का मतलब मॉलिक्यूल्स यानी कि गैस से सॉलिड लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, समझ में आया, गुड। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। So now we move on to another important condition wherein जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन या तो स्लो होता है या तो फास्ट होता है ना। इस टाइप के कंपोनेंट्स को हम कैटलिस्ट कहते हैं। अगर सर्टन रिएक्शंस जो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है तो वो ऑल्टर करता है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, बट
यहाँ पे नोट करिए आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो खुद नहीं पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, यानी कि वो जब प्रोडक्ट बनेगा खुद नहीं होंगे प्रोडक्ट में, है ना। लेकिन जैसे कि हीट है, जैसे प्लेटिनम है, एमएन, यानी कि उनको हम एरो के ऊपर लिख के जाते हैं, उनको एरो के नीचे नहीं लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। और प्रोडक्ट में तुम्हें एमएन नहीं दिखेगा, देखो एमएन कहीं नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो कैटलिस्ट था, उसने रिएक्शन का स्पीड बढ़ाया है। ओके, जैसे पोटेशियम क्लोराइड 700 डिग्री सेल्सियस पे स्लोली डिकम्पोज होता है, तो जब इसको हीट किया जाता है कि पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 के प्रेजेंस में, वो डिकम्पोज करता है किसको? सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड है उसको, वैसे जनरली वो 700 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होता है, लेकिन जब हम उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो जल्दी डिकम्पोज होता है, यानी कि वो स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड जो एक कैटलिस्ट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, कभी स्लो भी करता है, ओके, कभी स्लो भी करता है, ओके, कुछ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन आपको क्या लिखना है कि इट इज़ अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। खुद नहीं होंगे, जैसे प्लेटिनम यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, एरो पे लिखा जाता है इनको, ये भी नोट करना। क्या क्या नोट करना है आपको? कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं, वो खुद प्रोडक्ट में नहीं शामिल रहते हैं, मतलब वो खुद उनका रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं, और तीसरी बार उनको हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन में, रिएक्शन के देखो इस साइड हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, इस साइड प्रोडक्ट, और एरो के ऊपर कैटलिस्ट को, टेम्परेचर्स को। 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? जो स्पीड को घटाएगा। बस इतना याद रखना है आप लोग को, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे यहाँ पे दिया है, कितने टाइप है पढ़ना आपको? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन, रिवर्सिबल, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये पूरे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है या पहला टाइप है, और टाइप के एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखिए, जो रिएक्शन होता है दो चीज़ों के कंबाइन होकर बनता है, इसीलिए फॉर्मूला A+B AB, यानी कि A+B AB देता है प्रोडक्ट। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 रिएक्टेंट होते हैं, 1 प्रोडक्ट होता है, हमेशा याद रखना, 2 रिएक्टेंट होंगे, 1 प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, H2 + Cl2 HCl, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऑपोजिट है, किसका ऑपोजिट है? कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? देखो ऑपोजिट क्यों? क्योंकि ऑपोजिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे A+B AB दे रहा था, यहाँ पे AB A+B देगा, यानी कि एक रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। देखिए वाटर पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगा, यानी देखो ये AB है और ये A+B है, समझ में आया? इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। हाँ, एक से ज़्यादा भी हो सकता, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे PbNO3 है ना, ये 2 कंपाउंड लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और एक ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व करता है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट, पहले वाला एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि उसको आग पे जलाएंगे, ऑब्वियसली फायर में ऑक्सीजन होता है, तो क्या होता है? ये बर्न करने लगता है, और रिएक्शन बनता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पूछा जाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करके कट गई और MgO बच गया, और MgO बचा, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे कितने ऑक्सीजन थे? रिएक्टेंट के साइड पे कितने ऑक्सीजन थे? 2, और प्रोडक्ट के साइड पे 1। इस वजह से हम यहाँ 2 लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन को 2 कर दें। मैं बैलेंसिंग भी बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में यहाँ 2 लगाते हैं, मैग्नीशियम भी 2 बन जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। इसको प्लीज़ 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, जो एक वाइट पाउडर मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत डेजलिंग फ्लेम और एक वाइट पाउडर बन जाता है, पहले फ्लेम से जलता है मैग्नीशियम, तो वाइट पाउडर बनता है, जो वाइट पाउडर बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लेड नाइट्रेट लेंगे हम। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस,
क्यों? NO3 की वैलेंसी माइनस Pb की 2 वैलेंसी, तो क्रिस क्रॉस करके क्या बना? PbNO3 ट्वाइस। प्लीज सीखिए, रिएक्शन लिखना सीखिए। तो जब हम इसको लेंगे हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्रम्बल करने लगेगा, रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और गैस देने लगेगा, और एक ग्लोइंग कब करने लगेगा ये? जब हम इसके पास एक ग्लोइंग स्प्लिंटर लेकर आए, स्प्लिंटर यानी कि आग वाला जो जलाने वाला लिया है, तो ये फिर से रिलाइट होता है, वापस से आग जलाता है, कि ये बताने के लिए, समझ में आया? देखिए हम क्या ले रहे हैं, PbNO3 एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, जैसे ही जलाते हैं तो वो जो वाइट क्रिस्टलाइन था वो एकदम से क्रम्बलिंग होने लगता है, नॉइज आने लगती है, और रेड ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, साथ में जब मैं उसके पास एक आग मतलब स्प्लिंटर लेकर आऊँ जिसमें आग जली नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके करीब ले आग जल जाती है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये उसका रिएक्शन है, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे उसका फोटो दिया है, देखिए जैसे ही इसके पास में स्प्लिंटर है, उसमें आग जल गया, पहले उसको हीट करो, PbNO3 को हीट करो, उससे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, साथ में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। कैसे प्रूफ हुआ? जब हम उसके पास स्प्लिंटर लेकर आए। ठीक है, यानी कि इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, एक ही चीज़ 2-3 चीज़ में टूट गई। उसी तरह कॉपर कार्बोनेट का डिकम्पोज करो, देखो कॉपर कार्बोनेट है ना, CO3 की माइनस, ये देखिए यहाँ पे CuO और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ है। यही एक चीज़ AB, देखो एक्सपेरिमेंट AB था, क्या दिया हमें? A+B, है ना। तो ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया। 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ लिया गया, डिलीवरी ट्यूब, बंसन बर्नर, ये बर्नर का नाम है बंसन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पाउडर्ड कॉपर कार्बोनेट लिया, ये कॉपर कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया है। ओके, और ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे जैसे ही ये हीट हो रहा है एक गैस निकल रही है, वो गैस जैसे ही लाइम वाटर से हम, इसके अंदर लाइम वाटर है इस टेस्ट ट्यूब में, और ये जो गैस निकल रही है इस टेस्ट ट्यूब में आ रही है, समझ में आया? और जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब में गैस आ रही है तो वो मिल्की टर्न हो रही है, दूध की तरह टर्न हो रही है। ये प्रूफ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, वो कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं? उस गैस को लाइम वाटर के साथ पास कर दो, या उस गैस के अंदर लाइम वाटर डालो, या लाइम वाटर के अंदर वो गैस डालो, वो क्या हो जाएगा? मिल्की टर्न। अगर मिल्की टर्न हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके सामने एक स्प्लिंटर लिया, अगर वो जल गया तो वो ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसका रिएक्शन भी यहाँ पे दिया, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज हुआ है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन, देखो कार्बन को अलग जज करो, ऑक्सीजन को अलग और कैल्शियम को अलग, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और ये एक मिला के 3 प्रोडक्ट साइड में। ओके, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, देखो इलेक्ट्रिकली भी होता है, जैसे पानी का हुआ था। ठीक है, और लाइट से भी होता है, तो फोटोलिसिस बोलते हैं, और डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, लाइट से हुआ तो फोटो मतलब लाइट ही होता है, फोटोलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिक करंट से हुआ तो वो इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नोटिस करो यहाँ पे देखो AB के साथ एक C भी आया है, AB+C, देखो पहले में A+B AB दे रहा था, दूसरे में AB A+B दे रहा था, और तीसरे डिस्प्लेसमेंट में AB है एक C है। अब ये क्या करेगा पता है? ये जो C है ये किसकी जगह ले लेगा? ये जो C है ये किसकी जगह लेगा? A की, और A को बाहर निकाल देगा। नोटिस करो, ठीक है, यानी कि ये जो C है ये मोर एक्टिव सब्सटेंस है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े ही होंगे आपने, ये मोर एक्टिव है, उसने इसकी जगह ले ली। जो मोर एक्टिव होगा वो उसकी जगह एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ए को, और ए को बाहर, ये लेस एक्टिव है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आयन और कॉपर सल्फेट है, देखो ये AB है और ये C है। C मैंने कहा किसकी जगह लेगा? ऑब्वियसली A की, और क्या बनाएगा? CB। तो बनाइए, आयन
इसकी जगह लेगा और क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, और किसको बाहर निकालेगा, ए को। ए निकला, ए क्या है हमारा, कॉपर। समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आयन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर का। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सब कॉपर नहीं, सॉरी, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है और बाकी सब हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है गोल्ड, क्योंकि ये जो गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम देखो हमने पहने भी हैं, ये मैं हमेशा पहनी रहती हूँ, लेकिन एक लीस्ट रिएक्टिव है तभी तो ये जंग नहीं खाते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है लीस्ट रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय आयन। यही तो मैंने अभी बात की, वही रिएक्शन का यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया है, प्लीज़ इसके गो थ्रू करना। क्योंकि जो आयन होता है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर नीचे आयन ऊपर, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयन कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बनाता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का, नहीं तुम लोग नोटिस करो कॉपर पे ग्रीन ग्रीन कलर का। नहीं, जो नकली हम लोग पहनते हैं, ये तो सारी असली चीज़ें हैं, हमेशा पहनती हूँ मैं, तो ये रिएक्टिव नहीं है इतने। लेकिन अगर मैं कोई बैंगल पहनूँ बहुत दिनों तक, जो नकली हो, गोल्ड नहीं हो, उसमें कॉपर वाली नहीं पानी चढ़ाया हुआ, वो थोड़े दिन में ग्रीन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जंग खाने लगते हैं आयन से रिएक्ट करके या ऐसा कुछ। समझ में आया? ठीक है, उसी तरह जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर बाहर निकले। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप लोग गोत्री के कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने बात की थी, कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये जल्दी रिएक्शन में नहीं हो, इनका रिएक्शन होता ही नहीं, देखो जैसे ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, और सबसे नीचे तो गोल्ड ही है, गोल्ड के बाद गोल्ड के ऊपर प्लैटिनम है। तो अगर मैं इसका निमोनिक के तौर पे याद करूं, तो ये मैंने एक निमोनिक दिया था, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो यहाँ लिख दो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे कार्बन आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेटल है, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, और कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन मैं फिर भी इस मेटल सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन को ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज टीचर बोलेगी तो कार्बन मत लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, या जेब्रा ही याद रख लो। आई लाइक हर, कॉल मी ओके स्वीट प्रिटी गोट। बहुत से इसमें रिएक्टिविटी में प्लैटिनम नीचे आता है, गोल्ड ऊपर आता है। खैर जो भी है, देखो प्लीज, पी से पोटेशियम, स्टॉप्स, एस से सोडियम, कॉलिंग, सी से कैल्शियम, मी, एम से मैग्नीशियम, मी, ए से एल्यूमिनियम, क्यूट कार्बन। ये एक्चुअली आप लोगों को नहीं लिखना तो हटा दो, क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसमें कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन फिर भी हम इसमें लिख देते हैं, तो इसीलिए याद करने के लिए आपको क्यूट जेब्रा लिखना है। तो क्यूट लिखोगे तो यहाँ पे कार्बन जरूर लिखना, जेब्रा, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, हर ना, आई लाइक हर, कॉल, मैं जूम कर देती हूँ और आप लोग को और अच्छे से दिखेगा, आई लाइक हर, कॉल, कॉपर, मी, मर्क्यूरी, स्वीट, सिल्वर, एस, और प्रिटी, प्लेटिनम, गोट, GOAT, और जी से गोल्ड, जी से गोल्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज़ कोशिश करो कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार ड्रॉ करो और लर्न करो, और हमेशा नोट करो जो ये हाईली रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये भी ज़रूर एरो बनाना, एरो नीचे की तरफ दिखाना है और लिखना है रिएक्टिविटी कम हो रही है ना नीचे की तरफ। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जो हाइड्रोजन के नीचे है ना, और हाइड्रोजन के ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं।
तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हमेशा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देख लो, ये एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, नहीं, आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये काम आएगा। जैसे कि मैंने कहा Zn और HCl, Zn ऊपर है हाइड्रोजन से, तो ZnH को रिप्लेस करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 है तो क्लोरीन को 2 लग गई, क्लोरीन की 1 वैलेंसी है तो 1 जिंक को लग गई और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ओके, उसी तरह हम पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो AB और CD दोनों भी आए, यहाँ पे क्या होगा AB और CD और बनेगा आंसर क्या, CB और AD। समझ में आया? ठीक है, ये इसीलिए आप लोग ये जनरल फॉर्मेट को याद रखना और फिर ओवरऑल रिएक्शन पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर ही प्रेसिपिटेशन भी आता है, न्यूट्रलाइजेशन भी आता है और हाँ ये 2 आते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो A और B, ये A है, ये B है, C है, ये D है। आंसर में देखो क्या बनेगा, C और B बनेगा और A और D बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन देख लेना। उसी तरह BaCl2 Na2SO4, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो है जिसमें एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिड, ये एसिड देखो, मैं चाहे तो यहाँ लिखती हूँ बेस प्लस एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें एसिड और बेस होता है और वो देता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लो, स्टार मार्क करो, कुछ भी करो। तो बेस, कोई भी बेस बताओ। बेस वो होते हैं जिनमें OH आयंस होता है, एसिड वो होते हैं जिसमें H प्लस आयंस होता है। तो कुछ एसिड्स के नाम आप लोग को याद होना चाहिए, HCl, H2SO4, HNO3, और कुछ बेस के नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सॉल्ट बनाता है, देखो Na और Cl सॉल्ट बना कि नहीं, नमक जो डेली यूज़ में नमक खाते हैं वो NaCl है। और पानी तो बनता ही बनता है। तो यहाँ भी देखिए KOH भी एक बेस है, जिसमें OH होता है बेस होता है। और ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इनको ऐड करके क्या बना, पोटेशियम सल्फेट और वाटर। देखो, ठीक है, वेरी गुड। सल्फेट की वैलेंसी, SO4 की वैलेंसी क्या है, -2, वो 2 इधर चला गया, क्रिस क्रॉस करो, और पोटेशियम की 1 वैलेंसी है, SO4 को 1, ओवरऑल 1 लगा। तो इस तरह आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा बाय विनेगर। देखो, किसी एक टेस्ट ट्यूब में आप बेकिंग पाउडर ले लो और उसमें विनेगर डालो या नींबू लेमन जूस डालो। ठीक है, विनेगर या लेमन जूस डाल सकते, दोनों भी डाल सकते, दोनों में एसिड ही है। चाहे विनेगर ले लो या लेमन, कोई भी खट्टी चीज़ एसिड होती है, हमेशा याद रखना। टमाटर है या नींबू है, ठीक है। तो इसको अगर जैसे हम बेकिंग पाउडर में डालेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि धीरे धीरे जो एसिड प्रेजेंट है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता ही है कि बेस और एसिड है। बेस यहाँ पे कौन है, बेस यहाँ पे विनेगर या लेमन जूस है। वो एसिड क्या है यहाँ पे, सॉरी एसिड लेमन जूस या विनेगर है, बेस हमारा बेकिंग सोडा है, और बनेगा सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या, देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया भी गया है। देखो, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर। विनेगर को जब हम, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना है आप लोग को, जो सोडा हम ब्रेड बनाने में डालते हैं वो बेकिंग सोडा है, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और जो कपड़े धोने में पाउडर यूज़ करते हैं उसको हम वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये सब बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो कार्बोनेट को लगेगा, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है, वो सोडियम को लगेगा। फॉर्मूला बना के Na2CO। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, और ये क्या है, वॉशिंग सोडा। याद रखना आप लोग, है। तो जब ये दोनों भी बेस हैं तो यहाँ पे खैर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं और एसिटिक एसिड ले रहे हैं, दोनों को रिएक्ट करके बनेगा क्या, सोडियम एसिटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड है, CO ग्रुप है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे एक गैस है, तो एरो लिखा देना, वो रिलीज हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है। देखो, कुछ रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, कुछ रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन, मतलब ये दो रिएक्ट करके ये दो बनते हैं और ये दो रिएक्ट करके वापस ये दो बनेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो उल्टा हो जाए, है कि नहीं।
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ ये दो, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स भी कहते हैं। रिडॉक्स वर्ड आया RED से और OX वर्ड आया ऑक्सीडेशन से, तो दोनों मिला के रिएक्शन का नाम क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हर इस टाइप के रिएक्शन में यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब जिस चीज़ से हाइड्रोजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ये स्टूडेंट्स नोट करिए आप लोग, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कोई भी चीज़ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन, और रिडक्शन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए आप। अब हर रिएक्शन में जैसे सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। और रिडक्शन रिएक्शन तो कौन सा थे, रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, ये भी मैंने कहा। चलो एक और एग्जांपल ले लें, H2S, यहाँ पे ले लो H2S प्लस Cl2, यहाँ पे क्या बन रहा है, बन रहा है HCl प्लस H। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, सल्फर अकेला रह रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही हुए। तो मैं रिडक्शन दिखाऊं तुम्हें, तो रिडक्शन जैसे H2 प्लस S एग्जाम्पल, या ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है, और यहाँ पे एग्जाम्पल रिडक्शन के दे रही हूँ मैं। रिडक्शन के एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिखोगे, रिडक्शन के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे H2 प्लस S, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन ऐड होना यानी कि रिडक्शन है, और हाइड्रोजन रिमूव होना तब भी, सॉरी ऑक्सीजन रिमूव होना तब भी हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, तब भी हम कहेंगे उसको रिडक्शन। तो जो जैसे कि एक ही इक्वेशन में दोनों चीज़ें हों, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक ही इक्वेशन में दोनों चीज़ें, यहाँ पे दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर, देखो प्लीज़ इसको नोट करिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है वो रिडक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका रिडक्शन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और तुम क्या नोटिस कर रहे हो, तुमने ये नोटिस किया कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन था, रिडक्शन एक अलग था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में होता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, RED का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। देखिए कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया मिल रहा है, और क्या दे रहे हैं, कॉपर वाटर और नाइट्रोजन। कॉपर ऑक्साइड का देखो ऑक्सीजन हट रहा है, इस वजह से इसका हो रहा है रिडक्शन, और अमोनिया से N2 बन रहा है यानी कि हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हटना भी ऑक्सीडेशन है ना, तो ये हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीजन को ऐड करके होता है, तो सिंपल है, बहुत से रिएक्शन में ऑक्सीजन तुम ऐड करो, मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये एक मेटल है, हम मेटल के साथ क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और बना क्या, मेटल ऑक्साइड। ज़रूरी नहीं मेटल ऑक्साइड बने, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। कब, जब मेटल कोई एक पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर ऐड कर लो तो मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ग्रुप,
ऑक्साइड यानी कि सिर्फ O, याद रखना, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, याद रखना। जैसे पानी मिलाओगे कोई भी चीज़ में, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ पानी मिलाओगे हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, OH की वैलेंसी तो -1 होती है ना, ये एक रेडिकल है, 1 इधर गया 2 इधर गया, क्रिस क्रॉस करके प्रोडक्ट मिला। बहुत आसान है, अगर आप लोग उसको एकदम अच्छे से मेटल रिएक्टिविटी पढ़ो और क्रिस क्रॉस करना अगर आपको आ गया, बेसिक बैलेंसिंग आ गई, तो रिएक्शन लिखना आसान है, ओके। और बेसिस होते क्या है, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं, O या OH ये बेस होते हैं, और जिसमें H+ होता है वो एसिड होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, एसिड कौन होते हैं, मैंने क्या कहा, एसिड वो होते हैं जो इसमें H+ आयन्स होते हैं, एग्जाम्पल HCl, और बेस वो होते हैं जिनमें या तो OH आयन्स हो या तो O हो, ठीक है। O मैंने तो ये एग्जाम्पल क्या है, CuO, एग्जाम्पल क्या है NaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है इसलिए OH के साथ 2 लगती है, यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है इसलिए OH के साथ 2 नहीं लगी। तो एसिड और बेस पहचानना सीखो। यहाँ पे एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, देखो इन सब में H है, यानी कि ये सब एसिड्स हैं। एसिड और बेस, मैंने क्या बताया, एसिड और बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो किसके अंडर आता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई थी, क्या, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर। देखो ये मैं रिवीजन भी कर रही हूँ साथ में, रिडॉक्स भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। रिएक्शन बहुत सारे हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत आसान है। आप डेली 5 रिएक्शन याद करो, हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो नॉन मेटल मैंने आपको बताई है, पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स के ऊपर की तरफ को हम कहते हैं क्या, नॉन मेटल, और नीचे की तरफ जितने एलिमेंट्स होते हैं मेटल, उसमें एक आध एक्सेप्शन है। तो नॉन मेटल्स एग्जाम्पल क्या होंगे, कार्बन है, सोडियम है। तो नॉन मेटल्स का अगर कार्बन और ऑक्सीजन ये नॉन मेटल्स हैं, और इनका अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्ट तो कार्बनिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लेकिन आपको मेन चीज़ याद करनी है कि जो भी ऑक्साइड्स ऑफ ऑल नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ऐसे याद रखो, NMA, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। मॉब मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक एंड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। उनमें भी एक्सेप्शन है, उनमें भी एम्फोटेरिक वो होते हैं जो कभी मेटेलिक और कभी नॉन मेटेलिक की तरह बिहेव करते हैं, और न्यूट्रल वो होते हैं ना, वो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल। तो इनको याद रखो, जो वाटर है, जो कार्बनिक CO है, और कार्बन मोनोऑक्साइड N2O, NO, ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या, न्यूट्रल। इनका कोई एसिडिक बेसिक नेचर है। एसिडिक बेसिक हमें कैसे पता चलता है, लिटमस पेपर से। अगर हम किसी कंपाउंड में लिटमस पेपर डाला, अगर वो बेसिक होगा तो वो ब्लू में टर्न होगा, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में। अगर वो एसिडिक होगा तो वो, अगर रेड डालेंगे तो रेड में टर्न होगा, अगर ब्लू लिटमस अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो किसमें टर्न होता है, रेड में। ये याद रखना पड़ेगा। आपका फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। हम ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन करना है कि डिकम्पोज करना, किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के छोटा करना या टुकड़े टुकड़े करना, उसको डिकम्पोज करना होता है। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे पानी को हम इलेक्ट्रोलिसिस करें पानी का, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट एक्वियस सॉल्यूशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक में क्या आएंगे, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर जो हम खाते भी हैं, वीक है तभी तो खाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड खा ले तो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह जल नहीं जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं।
जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर या जो सब्सटेंस एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो एक्वियस सॉल्यूशन, जो कंपाउंड एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। और जो नहीं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, जो कंपाउंड्स या सब्सटेंस एक्वियस स्टेट में, और दोनों कंडीशन में, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिक्विड कंडीशन या एक्वियस कंडीशन जरूर होना चाहिए तभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली रहते हैं ना, टाइट बाउंड। लिक्विड वो मूव इलेक्ट्रिक, देखो करंट पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहिए तो थोड़ा सा ढीले होना चाहिए ना, तो एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, देखो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अगर मैं एक वो बनाऊँ आपको कंडीशन कैसे होता है, ठीक है, ये कंटेनर लेते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन लेते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लेकिन एक्वियस ज़रूर हो। ओके, एक्वियस ज़रूर हो। दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ठीक है, याद रखना। तो टू मेटेलिक रॉड्स, ये जो कुछ नहीं बल्कि रॉड्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटेलिक रॉड्स और ग्रेफाइट रॉड्स, तो जो अक्सर न्यूट्रल होते हैं। जैसे ये सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस का, जैसे मैंने कहा एक दो मेटल रॉड्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज एनोड, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ क्या, ये बैटरी लगी है यहाँ पे, और इससे इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे जो एनोड वाला पार्ट है which is connected to positive terminal of the battery, जो एनोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड इज नथिंग बट योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड इज नथिंग बट योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है इन जनरल, टू मेटेलिक रॉड या ग्रेफाइट रॉड ले लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट एंटर हो सकती है या लीव हो सकती है। एंटर कहाँ से होता है, एंटर कहाँ से होता है, एनोड से। ओके, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर कहाँ से होती है, एनोड से। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर कहाँ से होती है, एनोड से, और एग्जिट कहाँ से होती है, कैथोड या लीव्स या एग्जिट। इट इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड, कैथोड जो होते हैं विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्टेड होता है कैथोड, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट लीव्स द सेल एंड इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसका सेटअप होता है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बैटरी बनाई है, की भी बना सकते हो आप लोग, यहाँ पे की बना सकते हो, मतलब बटन बना सकते हो, क्योंकि बटन ऑन करने से, और ये तो ऑफ है, अगर मैं ऑन करना तो ये सर्किट पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका डायग्राम दिया गया है अच्छे से आपके बुक में, देखो की भी दिया है, बैटरी भी दिया है, और यहाँ पे बल्ब दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि जैसे ही ये मैं की बंद करूँगी, यानी स्विच ऑन करूँगी, तो क्या होगा, यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा और लीव करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और एनोड और कैथोड का डिफरेंस यहाँ पे साफ दिया गया है। यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड, एंड द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। देखो, करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड, करंट यहाँ से एनोड के थ्रू एंटर होता है, करंट लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो ये है ना जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है। और जो एनायंस होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, यहाँ पे एक चीज और आपको मेंशन करना है, एनायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं। एनायंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, और कैटायंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। कोई पॉजिटिव आयन का नाम बताओ आप लोग, कोई पॉजिटिव आयन के नाम बताइए। सोडियम है, Na+ है, K+ है, और नेगेटिव आयन का Cl- वगैरह, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस किस तरफ जाएंगे, एनोड, सॉरी एनायंस नेगेटिव आयंस है, एनायंस नेगेटिव आयंस है, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है प्लीज। और कैटायंस जो है वो पॉजिटिव आयन, यहाँ पे Na+ आएगा, यहाँ पे Cl- आएगा। क्यों हम क्लोरीन को एनायन बोलते हैं, क्योंकि वो एनोड के पास जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव, खुद नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, सबसे पहले आयोन्स क्या है, सबसे पहले ये मैं बताऊंगी तुम लोगों को आयोन्स क्या है। आयोन्स चार्ज
पार्टिकल्स हो सकते हैं। आयोन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज कैसे बनते हैं ये लोग? या तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें जो सॉल्यूशन लिया है NaCl है, तो NaCl क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? Na जो है डिकम्पोज, क्लोरीन को मतलब जो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन जाता है ना, -1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है? Cl-। तो ये Na+ इज नथिंग बट योर कैटायन, नहीं कैटायन, क्योंकि वो कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। और क्लोरीन एनायन है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली वो एनोड की तरफ जाएगा ना। खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। समझे? तो कैटायंस आर व्हाट आर कैटायंस? एंड आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, पहला है कैटायन और दूसरा है एनायन। ओके, कैटायन क्या होता है? कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। एग्जाम्पल क्या है? Na+ वगैरह वगैरह। कैट आयन देखो उनके, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कैटायन किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ भागता है? ये कैथोड की तरफ, इसीलिए तो नाम पड़ा कैटायन, कैट आयन। कैथोड के पास जाता है, ऐसा आयन जो कैथोड के पास जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। एग्जाम्पल Cl-, क्योंकि वो एनोड के पास जाता है इसीलिए उसको एनायन बोलते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के, ये हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? अरे कोई भी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाना है, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, जिससे हमें कोई प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, गंदा मेटल है इम्प्योर फॉर्म से उसको प्योर बनाना है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भी यूज़ होता है, बहुत यूजेज है इलेक्ट्रोलिसिस के। यहाँ पे हम प्योर मेटल फ्रॉम अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है जैसे NaCl से हमें सिर्फ Na चाहिए, तो ये हम एनोड पे आ गए Na, उसको निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऐसे सेटअप होता है, ये देखिए गौर से देखिए। समझो ये एक मेटल है, ठीक है, और ये चम्मच है। अब इस चम्मच को मुझे सिल्वर का चम्मच बनाना है, ये नॉर्मल चम्मच है, ये आर्टिकल है, ये कोई भी आर्टिकल, इसके ऊपर मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो आर्टिकल टू बी प्लेटेड हमेशा याद रखो कैथोड पे होगा। जिसकी प्लेटिंग करते हैं उसको हमें कैथोड पे डालना है, कैथोड पे रखना है। और जिससे प्लेटिंग करना है, सिल्वर की प्लेटिंग इस पे करना है, तो सिल्वर का जो टुकड़ा है वो हम एनोड बनाएंगे। अब क्या होगा तुम्हें पता है, जैसे मैं ये स्विच ऑन करूंगी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और जो सॉल्यूशन हमने लिया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन है NaAgCN2, ठीक है, ये है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो रहा है, कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन जैसे ही करंट पास होता है ये टूटता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आता है, ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो जैसे इसमें करंट पास होता है तो ये थ्रू द इलेक्ट्रोड सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड जो सॉल्यूशन है वो टूटने लगता है। ये ब्लॉक ऑफ सिल्वर नहीं, जो उसमें जो सॉल्यूशन है वो टूटने लगता है। टूट के वो क्या क्या देगा, देखो टूट के वो देगा Na+, Ag+ या Cn-। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है, यस और नो? डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो रही है रिएक्शन क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब तुम्हें पता है यहाँ पे कैथोड क्या था, हमारा ब्रास स्पून था, एनोड क्या था, प्योर थिन स्प्रेड ऑफ सिल्वर, और इलेक्ट्रोलाइट क्या था, एक्स्ट्रा सेटअप था। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे थे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे ऑब्वियसली क्या होगा, तो पॉजिटिव आयन। अब इसमें आयन कौन कौन से बने थे, देखो रिएक्शन में NaAgCN2 था, राइट, NaAgCN2 था, इसको एक में कर दो, और ये C2 आता है Na+, Ag+ और Cn-, इसको बैलेंस करना तो लगा दो। तो Ag भी प्लस है, Na भी प्लस है, Cn भी माइनस। अब तुम्हें पता है Na+ और Ag में जो नीचे होता है, Na ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, Ag नीचे, तो Ag जो है पहले भागता है किसकी तरफ, पॉजिटिव आयन किसकी तरफ भागता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा, कैटायन है ना Na कैटायन। तो ये आयन के पास जाके, ये देखो यहाँ पे कैथोड पे सिल्वर स्पून है, जाके क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके खुद क्या बनेगा,
क्योंकि वो प्लस है, Ag प्लस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन लेके A बनेगा और वहाँ डेपोजिट होगा। कौन डेपोजिट हुआ? Ag। इसी तरह बहुत सारे Ag आयन इस पर जा जाके इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में यहाँ जा जाके डेपोजिट होंगे और सिल्वर की प्लेटिंग हो जाएगी। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्योंकि सिल्वर है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत कमी हो रही है ना, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाएगा। सिल्वर एटम जो है आयनाइज होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होने लगता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर का यहाँ निकल के इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा। समझ में आया? समझ रहे हो? एंड फॉर्म सिल्वर आयन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से फिर इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इस तरफ जो ब्लॉक होगा धीरे धीरे टूट के छोटा हो जाएगा और इस तरफ की पूरी वो प्लेटिंग हो जाएगी। प्लेटिंग क्यों यूज होता है भाई? ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड की प्लेटिंग होती है, प्योर गोल्ड भी होता है लेकिन प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड बैंगल वगैरह, अंगूठी वगैरह पहनते हैं ना। आयन ऑब्जेक्ट्स को भी इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं निकल के साथ, है ना, रस्टिंग से प्रिवेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रस्टिंग से, जंग लगने से आयन को कैसे बचा सकते हैं। उसके ऊपर निकल की पेंटिंग करो, निकल या क्रोमियम या जिंक से भी प्लेटिंग करो। इससे क्या होता है पता है? वो जंग लगने से बचता है, क्योंकि आयन बहुत रिएक्टिव है ना। जिंक वगैरह रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आयन इजीली रिएक्ट करते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर से तो प्लेटिंग करेंगे ना आयन ऑब्जेक्ट, खिड़कियां वगैरह गोल्ड प्लेटिंग करेंगे क्या? बहुत खर्चा नहीं होगा, इसीलिए हम उसको और कोई दूसरे मेटल से ये करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करे, मतलब उसको प्लेट इसलिए करते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट करे जंग लगने से, रस्टिंग से। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये कुछ यूजेस है बेटा, और ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। प्लीज डू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ट्राई टू रिवाइज दिस पार्ट, स्पेशली द टर्म्स कैटायंस, एनायंस, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट इतने टाइप के होते हैं, ये सब। ओके, थैंक यू।